हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लेकिन इससे पहले हमें क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर क्रिस्टल लैटिस क्या है। आप लोग हालांकि जानते हो कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस वैसा सॉलिड है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर वे में अरेंज होता है। ठीक है, तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज होता है तो उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और यहाँ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो रहा है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, तो कह रहा है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D सेल, द सॉलिड इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं ये समझ में आया? ठीक है, इसे हम क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कि एनी क्रिस्टल लैटिस, कोई भी क्रिस्टल लैटिस, एनी क्रिस्टल लैटिस इट सैटिस्फाइज, एनी क्रिस्टल लैटिस सैटिस्फाइज 3 laws, any crystal lattice satisfies 3 laws called law of crystallography, जिसे हम लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी any crystal lattice which satisfies the 3 laws, that is called the law of crystallography, उसे हम क्या करते हैं? क्रिस्टलोग्राफी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो 3 लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसी तीनों लॉ के कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि आखिर वो 3 लॉ कौन सा है जिसे क्रिस्टल लैटिस फॉलो करता है। ठीक है, तो दिस 3 लॉज आर, कौन सा है? एक जो दिया हुआ है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। एक लॉ जो है वो क्या है? लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और नंबर 3 जो है वो क्या है? लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस। ठीक है, यहाँ पर इंटरफेसियल का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, दैट इज इंटरफेसियल। इसे हम इंटरफेसियल का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम इंटरफेसियल का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यही जानना है कि आखिर लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल कहते हैं किसे? ठीक है, इसी तीनों लॉ के कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल होता क्या है, किसे कहते हैं? लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटरफेसियल एंगल ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस can't be changed। ठीक है, किसी क्रिस्टल लैटिस का इंटरफेसियल एंगल को चेंज नहीं
किया जा सकता है कि इफ, ठीक है, इफ द मोड ऑफ प्रिपरेशन, इफ द मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, if the mode of preparation of crystal lattice be changed, अगर कह रहे हैं कि मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस को अगर चेंज भी कर दिया जाए तो इंटरफेसियल एंगल ऑफ दैट क्रिस्टल लैटिस कांट बी चेंज, तो इंटरफेसियल एंगल ऑफ दैट क्रिस्टल लैटिस को चेंज नहीं किया सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस को अगर चेंज भी कर दिया जाए, मोड ऑफ क्रिस्टल लैटिस को अगर चेंज भी कर दिया जाए, फिर भी इंटरफेसियल एंगल जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल कहते हैं, ठीक है। इसका एक मतलब और निकल रहा है कि अगर क्रिस्टल लैटिस के शेप को या साइज को भी अगर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, हाउएवर द साइज ऑफ द क्रिस्टल लैटिस और इवन शेप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस भी चेंज, अगर इसके साइज को और शेप को भी अगर चेंज कर दिया जाए, फिर भी इंटरफेसियल एंगल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, ठीक है। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल का मतलब क्या है कि इंटरफेसियल एंगल ऑफ क्रिस्टल लैटिस कांट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यदि इसके मोड ऑफ प्रिपरेशन को चेंज भी कर दिया जाए तो भी इंटरफेसियल एंगल को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। या इसके शेप को चेंज कर दिया जाए या इसके साइज को चेंज कर दिया जाए, फिर भी इसके इंटरफेसियल एंगल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए सपोज करते हैं ये क्या है, क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस, ये क्या आपका क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब इस क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस को, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस, अब ये जो कि क्यूबिकल है, इसका प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका क्यूब है, जो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इसके मोड ऑफ प्रिपरेशन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसके शेप को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसके साइज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करने के बाद भी इसके इंटरफेसियल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी इन दोनों का इंटरफेसियल एंगल जो है वो क्या है, सेम है, इंटरफेसियल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसके साइज को या शेप को अगर चेंज कर दिया जाए, अगर इसके साइज है ना, इसके हम क्या करते हैं, साइज को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको साइज को चेंज करने के बाद भी, ठीक है, इसके साइज को शेप को चेंज करने के बाद भी इसके इंटरफेसियल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर ये शेप को और छोटा कर दिया जाए, फिर भी क्या इसके इंटरफेसियल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है, फिर भी इसके इंटरफेसियल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यदि क्रिस्टल लैटिस को अगर हम है ना, इसके प्रिपरेशन को अगर हम चेंज भी कर दे, इसके साइज को चेंज भी कर दे, इसके शेप को चेंज भी कर दे, फिर भी इसके इंटरफेसियल एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो आखिर ये लॉ क्या, बहुत ही इजी। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो अब हम जानते हैं लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है क्या, किसे क्या है, तो करें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एनी क्रिस्टल लैटिस हैव सेम टाइप ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कह रहे हैं यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, कहते किसे, द लॉ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सेज दैट द एनी क्रिस्टल लैटिस हैव सेम टाइप्स ऑफ,
any crystal lattice have same types of the number of elements of symmetry, that is called the law of symmetry। इसे हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। एंड देयर आर 3 लॉ ऑफ सिमेट्री, और लॉ ऑफ सिमेट्री जो होता है वो 3 टाइप का, ठीक है। देयर आर 3 लॉ ऑफ सिमेट्री जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। देयर आर 3 लॉ ऑफ सिमेट्री एंड दिस लॉ ऑफ सिमेट्रीज आर, कौन कौन है, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे हम POS से इंडिकेट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसे हम AOS से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा जो होता है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे इंडिकेट करने के लिए हम COS का यूज करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, कौन कौन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, दूसरा कौन होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, और तीसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि आखिर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इक्वली इसको डिवाइड करना, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है समान रूप से क्या करना है, इसको इक्वली डिवाइड करना, ठीक है, अलग कर देना, विभाजित कर देना, तोड़ देना, ठीक है, तोड़ना नहीं मतलब विभाजित करना, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब ये जाना कि आखिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि एन इमेजिनरी लाइन या एन इमेजिनरी प्लेन, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो रहा है, एन इमेजिनरी प्लेन जो क्या करता है, which cut the crystal lattice into 2 equal parts, ठीक है। करेंगे वैसा इमेजिनरी प्लेन जो क्या करता है, किसी क्रिस्टल लैटिस को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जस्ट लाइक द मिरर इमेज टू इच, ठीक है, जस्ट लाइक द मिरर इमेज टू इच अदर, जिसके कारण जो था वो इस तरह से वैसा प्लेन ऑफ वैसा जो दिया इमेजिनरी प्लेन, वैसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी क्रिस्टल लैटिस को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड करता है कि लगता है कि दोनों क्या है आपस में मिरर इमेज, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, उस इमेजिनरी प्लेन को हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि एन इमेजिनरी प्लेन which divide the crystal lattice, which divides the crystal lattice in 2 equal parts, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जस्ट लाइक बोथ आर द मिरर इमेज टू ईच अदर, इस तरह से डिवाइड करता है कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज का बनता है, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्यूब बना रहे हैं, ये देखिए एक क्या है, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, जो क्यूबिकल इन शेप, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये क्या करता है, 2 इक्वली पार्ट में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये इमेजिनरी प्लेन बना रहे हैं, ये कोई इमेजिनरी प्लेन है, ये क्या है, कोई इमेजिनरी प्लेन है, ये क्या है, कोई इमेजिनरी प्लेन है। ये इमेजिनरी प्लेन क्या करता है, इस क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट ये हो गया आपका, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस इमेजिनरी प्लेन को हम क्या करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री करें, ठीक है, जो क्या करता है, दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वली डिवाइड करने पर दोनों क्या एक दूसरे का मिरर इमेज कराता है, ठीक है, मिरर इमेज शो करता है, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और भी तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे देखिए इसी को हम इंडिकेट करने के लिए दूसरे तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है, अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, दोनों को एक दूसरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक डिवाइड कर रहा है इस तरह से, अगर कोई क्रिस्टल लैटिस इस तरह का लिया जाए और उसे ऊपर से कट कर दिया, ठीक है, ऊपर से बीच से क्या किया गया, कट जाए, है ना, कट कर दिया जाए,
तो दोनों क्या होगा, इक्वल पार्ट में अलग हो जाएगा। इसे हम क्या कर रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं। या अगर कोई ऐसा क्रिस्टल लैटिस लिया जाए क्यूब का और उसको बीच से इस तरह से काट दिया, ठीक है, इस तरह से बीच से काट दिया जाए, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए बीच से अगर काटने पर क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों पार्ट क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। इसी काम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। उसी प्रकार इसको एक तरीके से, इसको पैरेलली अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और कट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देख लीजिए कि अगर कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा समझने में, ठीक है। ये वाला क्या होगा, ऊपर से कट कर दिया गया, ठीक है। एक कट किया गया इस तरह से, एक जो है इस तरह से। अगर कोई सॉलिड लिया गया क्रिस्टल लैटिस क्यूबिकल, ठीक है, इसे हम क्या करें, एक पैरेलली इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, बीच से इस तरह से कट कर रहे हैं, और फिर एक हम इस तरह से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, तीन तरीके से इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, ये क्या हो गया, तीन टाइप से इसको डिवाइड किया रहा है। पैरेलली अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो तीन तरीके से इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तीन होगा। यानी किसी क्रिस्टल लैटिस को अगर हम डिवाइड करते हैं, वैसा इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल लैटिस है ना, इन टू इक्वल पार्ट्स। जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं। और जो डिवाइड होने के बाद एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, उसे हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री करते हैं। तो देखिए ये क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों इक्वल पार्ट। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल पार्ट है। इसके पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला पार्ट और ये आगे वाला पार्ट, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में जब पैरेलली इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, तीन तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सा ऐसा इमेजिनरी प्लेन हो सकता है जो क्रिस्टल लैटिस को बहुत तरीके से इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को, अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को, ध्यान दीजिए, अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को, अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को हम डायगोनली अगर मान लेकर डिवाइड करें, अगर डायगोनली अगर हम इसको कट करें, ये देखिए डायगोनली, अगर डायगोनली इसका डायगोनल मिला दिए अपोजिट, है ना, अपोजिट साइड, अपोजिट सरफेस का, तो अगर करें यहाँ पर कि अपोजिट फेस का अगर हम डायगोनल मिला रहे हैं, मिलाने के बाद इसको मिल कर रहे हैं ना। अब देखिए आप, ठीक है, एक ये केस आ रहा, दूसरा केस इसी में हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। अगर करें यहाँ पर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में, अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर डायगोनली अगर कट किया जाए, अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर डायगोनली कट किया जाए, ठीक है, तो डायगोनली कट करने के बाद भी क्या करता है, ये इसे इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इक्वली कट कर रहा है, इसका भी हम क्या कर रहे हैं, एक पार्ट ये दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यानी ये भी क्या हो रहा है, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी इसको हम क्या करते हैं, जो डायगोनल है, एक डायगोनली हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, एक डायगोनल क्या करते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब सोचिए यहाँ पर कि किसी भी क्यूब में तीन अपोजिट फेसेस होगा, ठीक है। अपोजिट फेसेस जो होगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, अपोजिट फेस होगा। फिर दोनों साइड वाला क्या होगा, अपोजिट फेस होगा। फिर उसके अगल बगल सामने वाला क्या होगा, अपोजिट फेस होगा, ठीक है। यानी चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर किसी क्यूब में 6 फेस होता है और 6 फेस में तीन जो फेस होता है वो है ना, वो अपोजिट फेस में बटा होता है, ठीक है। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये दोनों क्या होगा, अपोजिट फेस होगा।
ठीक है। फिर एक इस साइड का एक इस साइड का, ये लेफ्ट और राइट वाला क्या होगा, वो अपोजिट फेस होगा। एक फ्रंट वाला होगा, एक बैक वाला होगा, ये भी क्या होगा आपका, ठीक है, ये भी अपोजिट फेस होगा, ठीक है। तो यानी ये 3 अपोजिट फेसेस आ रहा है एक क्यूब में, ठीक है, क्योंकि 6 सरफेस होता है और 3 अपोजिट फेसेस होगा, ठीक है, दोनों में, ठीक है। अब सोचो जब यहाँ पर अपोजिट फेस है, जब यहाँ पर अपोजिट फेस है, तो ये अपोजिट फेस को डायगोनली हम 2 तरीके से कट कर रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर एक इस तरह से कट कर रहे हैं और एक क्या हो रहा है इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है। एक इस तरह से कट हो रहा है और एक क्या हो रहा है इस तरह से कट हो रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि 2 अपोजिट फेस को डायगोनली अगर हम कट करेंगे तो 2 तरीके से कट करेंगे, एक इस तरह से, एक इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार सोचिए यहाँ पर 3 अपोजिट फेसेस है, 3 अपोजिट फेस है और 3 अपोजिट फेस को, एक अपोजिट फेस को 2 तरीके से डायगोनली कट कर रहे हैं, तो 3 अपोजिट फेस को हम क्या करेंगे 6 टैप से कट करेंगे, इक्वली कट करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को, अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को अगर हम डायगोनली अगर कट किया जाए तो इसमें क्या होगा 6 इक्वल पार्ट आएगा। इसको 6 तरीके से हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 6 तरीके से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर अगर इसको डायगोनली कट किया जाए तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको डायगोनली कट करने के बाद, पैरेलली कट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा 9, ठीक है। नहीं, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा 9, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल लैटिस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। एंड दिस इक्वल पार्ट विल बी द मिरर इमेज क्रिस्टल, जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, उसको हम क्या करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो हम जानते हैं 3 + 6 9, ठीक है। चलो अब देखते हैं नंबर सेकंड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को, किसी ऐसे इमेजिनरी पॉइंट से रोटेट किया जाए, कि वो क्रिस्टल लैटिस शो द सेम अपीयरेंस आफ्टर द कंप्लीटिंग रोटेशन। अगर क्या कर रहा है, इसका मेरा मतलब क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो रहा है कि वैसा इमेजिनरी पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम विच द क्रिस्टल लैटिस इज रोटेटेड। जब किसी क्रिस्टल लैटिस को किसी पॉइंट से रोटेट किया जाए, ठीक है, तो रोटेट करने पर इट शोज द सेम अपीयरेंस। तो वो क्या करता है, वो सेम अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। इट्स शो द सेम अपीयरेंस, मतलब क्या हो गया, इट्स शो द सेम अपीयरेंस, ठीक है, इन 2 or more times। क्या करता है, ये सेम अपीयरेंस शो करता है इन 2 or more times, ठीक है, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन। यानी एक कंप्लीट रोटेशन अगर किया जाए, अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को किसी इमेजिनरी पॉइंट से पकड़कर अगर रोटेट किया जाए और इस तरह से रोटेट किया जाए कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में इसका अपीयरेंस जो होगा सेम टाइप से 2-3 बार आएगा, ठीक है। यानी इट्स शो द सेम अपीयरेंस 2 or more times आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी पॉइंट थ्रू विच एक क्रिस्टल लैटिस इज रोटेटेड, जिससे एक क्रिस्टल लैटिस को रोटेट किया था, एंड देन इट शोज सेम अपीयरेंस 2 or more times आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में वो एक ही तरह का अपीयरेंस होता है 2 या अधिक बार शो करता है, ठीक है, शो करता है। अगर इसको इस तरह से रोटेट किया जाए तो जिस पॉइंट से रोटेट किया जाता है उस पॉइंट को क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पॉइंट थ्रू
which a crystal lattice through which a crystal lattice is rotated, then it shows same appearance two or more times after completing one complete rotation, ठीक है। तो द इमेजिनरी पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उससे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर यहां पर कोई क्रिस्टल लैटिस ले लिया जाए, ठीक है। अब इस क्रिस्टल लैटिस में ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है। अब इस इमेजिनरी पॉइंट से ये क्या दिया हुआ है, इस इमेजिनरी पॉइंट से ये आपका इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है। अगर इस इमेजिनरी पॉइंट से अगर इसको क्या रोटेट किया जाए, चाहे इस तरफ से रोटेट किया जाए, ठीक है, चाहे इस तरफ से रोटेट किया जाए, चाहे इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए, तो रोटेट करने के बाद जब ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो इसका जो अपीयरेंस होगा, सेम अपीयरेंस, इट विल शो द सेम अपीयरेंस। यानी ये रोटेट करने के बाद ये वाला पार्ट जो है, अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पीछे की ओर आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, आगे की ओर आ जाएगा, ठीक है, आगे की ओर आ जाएगा। और ये वाला पार्ट फिर एक बार और अगर रोटेट किया जाए, तो ये जो पीछे वाला जो पार्ट है, पीछे वाला जो फेस है, वो आगे की ओर आ जाएगा, और आगे वाला जो फेस है ये वाला, वो क्या होगा, पीछे की ओर चल जाएगा। मतलब क्या है, अगर मान लिया ये रूम है, इस रूम को अगर मान लिया रोटेट किया जाए, तो एक बार रोटेट करने के बाद, दो बार रोटेट करने के बाद, दो बार जहां रोटेट हुआ, तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो फेस है, ठीक है, ये वाला जो फेस है, वो क्या होगा, पीछे की ओर चला जाएगा, है ना। अब मेरे सामने वाला जो फेस है, वो क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि सेम अपीयरेंस शो करने लगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला फेस और मेरे सामने वाला फेस, दोनों का अपीयरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और जब इसको रोटेट किया जाए, तो सामने वाला फेस मेरे बगल में आ जाएगा, और मेरे बगल वाला फेस क्या होगा, सामने चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये सेम अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। कितना बार किया, दो बार किया, ठीक है। फिर क्या करेगा, है ना, लेफ्ट और राइट वाला भी क्या होगा, एक दूसरे से सेम अपीयरेंस शो करेगा। तो इसे क्या करते हैं, तो वैसा पॉइंट, जिस पॉइंट से अगर क्रिस्टल लैटिस को इस तरह से मूव किया जाए, इस तरह से रोटेट किया जाए कि वो सेम अपीयरेंस शो करे वन और मोर टाइम्स आफ्टर रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद अगर सेम अपीयरेंस शो करता हो एक या दो टाइम, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सोचिए, तो जब कहा रहा है कि इसको अगर कह रहा है अपने किसी क्रिस्टल लैटिस के सेंटर फेस से अगर इसको मूव किया जाए, सेंटर पॉइंट से अगर इसको मूव किया जाए, तो ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट से अगर मूव किया जाए, देखिए यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है, सेंटर पॉइंट। उसी प्रकार ये सेंटर पॉइंट एक ये भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है। यानी ये साइड यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ये भी क्या होगा, इधर से रोटेट करेगा तो भी यही चीज होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो होगा, ये वाला एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें जो होगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर का सेंटर पॉइंट, नीचे का सेंटर पॉइंट, लेफ्ट का राइट का, एक फ्रंट का एक बैक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर सेंटर पॉइंट लिया जाए, अगर किसी फेस का सेंटर पॉइंट लिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, तीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। एक्सिस सिमेट्री कितना होगा, 3 होगा। हाँ, यानी इसको 3 तरीके से रोटेट किया जा सकता है कि अगर वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट मींस वो इमेजिनरी पॉइंट अगर सेंटर पर लिया जाए तो, ठीक है, सेंटर ऑफ द फेस पर लिया जाए, तो इसको 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से रोटेट कर सकते हैं, और 3 तरह से रोटेट करने के बाद उसका जो अपीयरेंस होगा वो सेम अपीयरेंस शो करेगा, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीटिंग वन रोटेशन।
ठीक है, एक या अधिक बार जो होगा वो सेम अपीयरेंस शो करेगा आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम है। ठीक है, इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब हम तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब वो इमेजिनरी पॉइंट कहाँ हो, सेंटर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस पर, ठीक है, तब क्या होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3। ठीक है, लेकिन अगर इसे कॉर्नर पर लिया जाए तो अब ध्यान दीजिए, याद रखना यहाँ पर क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3। अगर सेंटर, अगर यहाँ पर वो इमेजिनरी पॉइंट, अगर वो इमेजिनरी पॉइंट कॉर्नर पर लिया जाए तो हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है इन्हें, क्यूबिकल लैटिस में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉइंट जो है कॉर्नर पे लिया जाए, इस है ना, ये देखिए, ये और ये क्या होगा आपका, यहाँ से ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर जो दिया हुआ है आपको इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से रोटेट किया जाए, ठीक है, अगर कह रहा है यहाँ पर कि अगर इमेजिनरी पॉइंट जो है, इमेजिनरी पॉइंट कहाँ पर लिया जा रहा है, इस कॉर्नर पर। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर कॉर्नर से अगर पकड़कर घुमाया जाए, तो इसका रोटेशन क्या होगा, जैसे इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, अगर इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या होगा, इसका साइन फिर क्या होगा, इसका जो अपीयरेंस होगा वो भी क्या होगा, 2 बार रोटेशन जैसे ही करेंगे तो इसमें रोटेशन 2 बार जो होगा सेम तरह से होगा। एक बार ये रोटेट किया, फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, फिर है ना। तो इस तरह से कहा जा रहा है, आप इसको जब रोटेट करेंगे, कहाँ से, कॉर्नर से जब रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 बार साइन है अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, इक्वल टाइम का, यानी इसका मतलब क्या है कि कॉर्नर से अगर इसको घुमाया जाए, सेंटर से घुमा रहे थे, अगर रोटेट कर रहे थे सेंटर से, तो यहाँ पर 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉर्नर से अगर इसको रोटेट करें, इस क्यूबिकल लैटिस को अगर कॉर्नर से पकड़कर हम रोटेट करेंगे, कॉर्नर से, तो क्या होगा, कॉर्नर से पकड़कर रोटेट करने पर, ठीक है, ये भी क्या होगा, अपीयरेंस शो करेगा मोर देन 1। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। तो ऐसा सोचिए, अब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस 2 पॉइंट से, ठीक है, इस 2 पॉइंट से जो है, इस 2 पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। तो ऐसा से यहाँ पे कितना पॉइंट बनेगा, 4 पॉइंट बनेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, और 2 पॉइंट को पकड़कर अगर रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये है ना, तो ये क्या होगा, सेम अपीयरेंस शो करेगा। उसी प्रकार का है कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 4 है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 4 है, तो इसे हम 4 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। ठीक है, जब कहा है कि जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या है, द इमेजिनरी पॉइंट जो होगा वो कहाँ पर होगा, कॉर्नर। अगर इमेजिनरी पॉइंट अगर कॉर्नर से लिया जाए, कॉर्नर को पकड़ कर अगर रोटेट किया जाए, तब क्या होगा, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करेगा, मतलब क्या होगा, सेम अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, तो कॉर्नर, तो यहाँ पर एक कॉर्नर, एक 2 कॉर्नर को पकड़ कर घुमाएंगे, 2 कॉर्नर को पकड़ कर अगर घुमाएंगे, ठीक है, सेम अपीयरेंस शो करेगा। तो ऐसा से यहाँ पर क्या है, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर मतलब क्या है कि 4 बार रोटेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 4। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर 3, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4। ये क्या होगा आपका कॉर्नर से, ये क्या था आपका सेंटर से। अब देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर कह रहा है यहाँ पर कि अगर ये क्यूबिकल लैटिस, ठीक है, अगर ये क्यूबिकल लैटिस, ठीक है, अगर एज से पकड़कर घुमाया जाए, अगर कह रहा है इस क्यूबिकल लैटिस के एज से पकड़कर अगर घुमाया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, 12। 4 यहाँ पर है, 4 नीचे में, 4 ये, ठीक है, साइड। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ एज होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक, अब सोचिए अगर एज से पकड़ के घुमा जाए, ये वाला एज, ये वाला, इसका बीच वाला, ठीक है, एज, और यहाँ से इसको पकड़ कर घुमाया एज से। अगर कह रहा है इसको एज से अगर मान लो पकड़ कर घुमाया जाए, ठीक है, एज के मिडिल पॉइंट से, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, ये सेम अपीयरेंस होगा। ठीक है, तो सोचिए अगर टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, 12 है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट का यूज कर रहे हैं, 2 एज का यूज कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर 2 एज का यूज कर रहे हैं, जब 2 एज का यूज कर रहे हैं, 2 एज को पकड़कर घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये सेम अपीयरेंस शो कर रहा है। तो उसी प्रकार ऐसा कंडीशन जो है 6 बार आ सकता है, ठीक है, 6 टाइम आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, 12 है।
ठीक है, और हम दो एज को पकड़ कर अगर रोटेट करेंगे तो ये सेम अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर दो एज को पकड़ कर हम रोटेट करेंगे तो सेम अपीयरेंस हो करेगा। ठीक है, एक से ज्यादा टाइम। उसी प्रकार ऐसा ऐसा कंडीशन जो है वो कितना 6 टाइम्स आ सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एज होता है वो 12 होता है। टोटल नंबर ऑफ एज जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर एक्सिस सिमेट्री कितना हो जाएगा 6 होगा। जब यहाँ पर एक्सिस सिमेट्री यानी इसका मतलब क्या है कि जब वो इमेजिनरी पॉइंट कहाँ पर होगा, एज पर होगा। ठीक है, तो जब एज पर होगा तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितना होगा 6 होगा। अगर यहाँ पर कॉर्नर पर होगा तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितना होगा 4 होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंटर पर होगा तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री टोटल कितना हो जाएगा 13 टाइम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो रहा था 9 हो रहा था, और टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितना हो रहा है 13 हो रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितना हो रहा है 13 हो रहा है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ देखिए कितना होगा 3 होगा 4 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितना हो गया 13। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो रहा था 9। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है वैसा इमेजिनरी पॉइंट, वैसा इमेजिनरी पॉइंट जिससे अगर किसी स्ट्रेट लाइन को पास किया जाए, जिससे किसी स्ट्रेट लाइन को पास किया जाए, देन इट्स फॉर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, देन इट्स फॉर द सेम डिस्टेंस, यही ऐसे कर सकते हैं इट कट द सरफेसेस फ्रॉम द सेम डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो रहा है कि वैसा इमेजिनरी पॉइंट फ्रॉम विच ए स्ट्रेट लाइन इज पास्ड, जिससे अगर किसी स्ट्रेट लाइन को पास किया जाए इन ए क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, कह रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया एन इमेजिनरी पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। अगर किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर कोई ऐसा इमेजिनरी पॉइंट लिया जाए जिससे अगर किसी स्ट्रेट लाइन को पास किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, इट कट द क्रिस्टल लैटिस, इट कट द सरफेसेस एट द इक्वल डिस्टेंस, इट कट द सरफेस एट द इक्वल डिस्टेंस। तो वो क्या करता है, उस क्रिस्टल लैटिस के सरफेस को इक्वल डिस्टेंस पर अगर कट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, इसे डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर कह रहा है, अभी हम क्या बताएं, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, वैसा इमेजिनरी पॉइंट इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये क्यूबिकल यूनिट से है ना। तो कह रहा है यहाँ पर कि जब सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब वैसा इमेजिनरी पॉइंट इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस जिससे थ्रू विच ए स्ट्रेट लाइन इज पास्ड, जिससे स्ट्रेट लाइन को पास किया जाता है। देखिए इससे क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को पास करते हैं। ठीक है, तो जब इस स्ट्रेट लाइन को पास करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन क्या करता है, इट कट द सरफेसेस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, इट कट द सरफेसेस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस एट द टू इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, टू इक्वल डिस्टेंसेस यानी इक्वल डिस्टेंस पर कट करता है, इट कट द सरफेसेस एट द इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, जब कर वैसा इमेजिनरी पॉइंट फ्रॉम विच a straight line is passed, then this line cut the surfaces of the crystal lattice at the equal distance। वो इक्वल डिस्टेंस पर क्या करता है, कट करता है। ठीक है, तो इस इमेजिनरी पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री करते हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर यही लाइन अगर ऊपर से लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों क्या होता है, सेम होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ से ये लाइन को पास कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये और ये यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये सेम होता है। ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, है ना। उसी प्रकार अगर मान लें कि यहाँ से अगर पास किया जाए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर कहीं से इसको हम पास कर रहे हैं, ठीक है, किसी जगह से इसको पास कर रहे हैं, तो ये सरफेस को क्या करता है, इक्वली डिस्टेंस पर डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस इमेजिनरी पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो वैसा इमेजिनरी पॉइंट फ्रॉम विच ए स्ट्रेट लाइन इज पास्ड, देन इट डिवाइडेड द टू सरफेसेस एट द इक्वल डिस्टेंसेस।
ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंसेस को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, कट करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री जो हो सकता है वो केवल एक ही हो सकता है, इसका केवल एक ही सेंट्रल पॉइंट हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ठीक है। तो अगर पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितना होता है किसी क्रिस्टल लैटिस में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन ए क्रिस्टल लैटिस, देन आंसर विल बी, देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस टोटल नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू इन क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू 9, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री इन ए क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू कितना होता है 30, और टोटल नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होता है 1, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू क्या होता है 23, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज ऑफ 3 टाइप्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, और हम जानते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है इन क्रिस्टल लैटिस में 9 टाइप्स हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एक्सिस सिमेट्री कितना होता है 13 टाइप्स से, उसी प्रकार जो सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल एक ही हो सकता है ना। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितना होगा 23 होगा, ठीक है ना। आई होप ये लेक्चर को अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसेस के बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।